ओके स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास का ये हमारा जो है वो तीसरा स्लॉट है। इससे पहले हमने 2 रिकॉर्डिंग्स किए और लास्ट अभी जो हमने सेकंड स्लॉट में हम पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और आखिर में 2 मैंने इसके पॉसिबल वे बता दिए थे सरप्लस को रिकॉर्ड करने के। पहला तो ये था कि आप चाहो तो उसको अपने पास डायरेक्ट एसेट को डेबिट करके रीवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट कर दो, और दूसरा ऑप्शन ये था कि आप बजाय उसको डायरेक्ट एसेट डेबिट करके उसका जितना एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन मौजूद है उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स करने के लिए डेबिट कर दो। जब उसको आप डेबिट कर दोगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो अमाउंट बचेगा, या अगर नहीं बच रहा कोई अमाउंट, तो वो खुद ब खुद ही एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे अमाउंट बच भी सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन 4,000 रुपए थी, सरप्लस 3,000 का होता। सरप्लस कितने का होता? 3,000 का। अगर सरप्लस 3,000 का होता तो मेरे भाई हम जो है ना वो यहाँ पर सरप्लस को डायरेक्ट इस तरह भी रिकॉर्ड कर सकते थे, लाइसेंस डेबिट सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 3,000 रुपए। या हम ऐसे भी कर सकते थे कि लाइसेंस को डेबिट नहीं करते, पूरे 3,000 रुपए से किसको रिवर्स करते थे? एक्यूमुलेटेड। और किसको क्रेडिट कर देते? रिवॉल्यूशन रिजर्व को। यस। तो वहां पे मजीद हमारा एक्यूमुलेटेड बच जाता। कितना एक्यूमुलेटेड बच जाता? 1000 पे यहाँ से कॉस्ट से माइनस करते ना। जी, कॉस्ट से माइनस करते। 10,000 माइनस 1,000 9,000, क्योंकि वहां 9,000 रुपए वैल्यू होती, वहां पे 3,000 का सरप्लस आता। 6 और 3 9। तो मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर एक्यूमुलेटेड, ये चीज हम वहां भी कर सकते हैं जहां पे हम अपने नॉन करंट एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहे होते हैं। तो एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन अगर हमारे पास सपोज कर लें कि, या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन करते वक्त जितना सरप्लस आया है उससे कम है, तो फिर हम वो सारी की सारी रिवर्स करके बाकी एसेट को डेबिट कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा सरप्लस आया है तो वो सारा का सारा आपका एक्यूमुलेटेड रिवर्स होके सरप्लस क्रेडिट होगा। एज अ रिजल्ट आपका एसेट खुद ब खुद ही बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? सर दोनों में बेस्ट एंट्री कौन सी है? देखिए, दोनों तरीके सही है दोनों। एक को नेट मेथड कहते हैं, एक को ग्रॉस मेथड कहते हैं। आईएएस ने दोनों को एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना। ज्यादातर लोग जो है ना वो पहला वाला जो मेथड है ना उसको मेरा ख्याल फोकस करते हैं, क्योंकि उसमें आपको अपना एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन रिवर्स नहीं करना पड़ता, राइट। तो लेकिन उससे जिसमें आपकी, आपने लाइसेंस 6,000 डेबिट किया है, ये हाँ, नेट मेथड है ना। ये कौन सा मेथड है? इसको आपने जो है वो ग्रॉस पे ही रखा है ना। देखिए 10,000 रुपए था और आपने 6,000 और बढ़ा दी। अब ग्रॉस कितना हो गया आपका? 16,000। 16,000 रुपए। और जो दूसरा वाला इम्पैक्ट है उसमें आपने क्या किया कि आपने अपने एसेट को थोड़ा सा कम कर दिया। सॉरी, आपने अपने एसेट को जो है वो अपने उसको नेट कर दिया। किसको? एमोटाइजेशन को। अमोर्टाइजेशन। हाँ, जीरो कर दी ना आपने। ठीक है, सही सही सही। ठीक है। अच्छा, चले आगे। ये- सर ये डेप्रिसिएशन के केस पे भी यही कर सकते हैं कर ना। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वहां पर भी आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ठीक जो है मैंने सर, सवाल थैंक करवाया यू। ना उसी के जैसा एक सवाल है। वो हैंडआउट का तो क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले वो करवा रहा हूँ क्योंकि वो उसके जैसा मिलता जुलता सवाल है और वो आईसीएमए के पास पेपर का सवाल है। इसमें ज्यादा चीजें है नहीं, ऑलमोस्ट हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को। और हैंडआउट पे मैंने ज्यादा सवाल नहीं रखे, 6 सवाल रखे, क्योंकि पेपर में बस छोटी मोटी कैलकुलेशन आती है। और उसमें से भी 6 में से 2 सवाल तो थ्योरी है, और वो थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूँ। हाँ सर, लास्ट वाले सवाल में एमोटाइजेशन नेक्स्ट ईयर कैसे बुक करेंगे? नेक्स्ट ईयर अब आप 12,000 पे करोगे। 12,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, यानी 3 साल पे, अगर फर्दर लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है तो। ठीक है, राइट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, मोहसिन आपने पूछा था ये।
सैयद मोहसिन अहमद, आपका एक सवाल था नेक्स्ट ईयर एमोर्टाइजेशन कैसे रिकॉर्ड होगी, तो मैंने अभी आंसर दिया है और आपने सुन भी लिया कि सर इसको हम 12,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अच्छा, ये एंड आउट का क्वेश्चन 5 Feb 2016 आईसीएमए के पास पेपर का सवाल है, नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे। जी सर। On Jan 1, 2011, Abrar Enterprises had acquired a franchise of a well-known courier company to offer courier services in northern areas of Pakistan. It had paid rupees 5 million being the franchise license fee. ठीक है, ये तो इसकी फीस है, ये तो डायरेक्टली कॉस्ट है। अच्छा, दो रिक्वायरमेंट है, पहले पढ़ लें। पहले रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट द फ्रेंचाइज लाइसेंस कॉस्ट in accordance with the requirement of IS 38 intangible asset। तो रिक्वायरमेंट 1 को जब हम आंसर देंगे तो हम लाइसेंस की क्या कैलकुलेट करेंगे? लाइसेंस कॉस्ट। कॉस्ट। पहली चीज परचेज प्राइस जो है, जो आपने 5 मिलियन पे की है, 5 मिलियन फॉर फ्रेंचाइज पर लाइसेंस फी। तो लाइसेंस फी जो है तो परचेज प्राइस है ना, कितनी परचेज प्राइस है? 5 मिलियन। 5 मिलियन। ये तो सबसे पहले रेलिवेंट होती है, नंबर 1। रुपीज में हम बात कर रहे हैं। सेकंड, उसने आपसे कहा कि a recurring fee of 2 million is payable each year in arrear। हर साल 2 मिलियन आपने रिकरिंग फीस देनी है हर साल। हर साल की कॉस्ट क्या होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एसेट की कॉस्ट में नहीं जाती भाई, एवरी ईयर देनी है, ईच ईयर। तो जो सालाना कॉस्ट है वो तो फॉर द ईयर है, और फॉर द ईयर कॉस्ट कहाँ जाती है? इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चले आगे। आगे कहते हैं कि अबरार इंटरप्राइज हैड इनकर्ड लॉयर फी 150,000 फॉर वीटिंग द फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। तो क्या लॉयर फीस जाएगी? लॉयर फीस 1.5 लाख रुपए। बिल्कुल ये तो डायरेक्टली सर, रेलिवेंट है ये ना। समझ लो लाइक इनिशियल कॉस्ट। जी जी जाएगी बिल्कुल। इनिशियल कॉस्ट होगी ना। जी जी, कितनी लॉयर फीस है? सही। 1,50,000, 1.5 लाख। 150,000। उसके बाद वो कहते हैं कि फॉर वीटिंग द फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, कंपनी had also incurred 50,000 and 100,000 being the franchise documentation charges and staff training expenses। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, क्या ये दोनों ऐड होंगी? एक डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है और एक स्टाफ ट्रेनिंग है। स्टाफ ट्रेनिंग ऐड नहीं होगा। स्टाफ ट्रेनिंग होगी, मैंने आपको बता दिया था। सिर्फ कौन सी ऐड होगी? ये 50,000 डॉक्यूमेंटेशन। वेरी गुड। किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर दे। $50,000। एनीथिंग एल्स? अच्छा, आगे कहते हैं कि वो स्टाफ ट्रेनिंग तो नहीं जाती। लाइसेंस वाज इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years and is transferable। कंपनी amortize the license on straight line। अच्छा, अब ये अगले जो पॉइंट है वो तो 5 साल के बाद की कहानी है। आपने खरीदा कब है? डेट देखिए ऊपर। जनवरी 2011 में। तो पहले तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट तो यही कंप्लीट हो गई। पहला आंसर आपने दे दिया, जिसके पता नहीं 4 नंबर थे। आपने क्या कैलकुलेट करनी थी एसेट की? कॉस्ट। कॉस्ट का कितना आंसर आ गया आपके पास? 5.2 मिलियन, 52 लाख रुपए। 52 लाख। ये आ गई लाइसेंस की कॉस्ट। एम आई राइट? अब आपने क्या करना है? पहली रिक्वायरमेंट थी कंप्यूट द फ्रेंचाइज लाइसेंस कॉस्ट। सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द फ्रेंचाइज लाइसेंस कॉस्ट एंड रीवैल्यूएशन ऑफ फ्रेंचाइज लाइसेंस। आपने उसकी रीवैल्यूएशन भी करनी है और लाइसेंस कॉस्ट। सिर्फ 2 एंट्री बनानी है। एक एंट्री कब बनेगी बताओ? फ्रेंचाइज लाइसेंस कॉस्ट, ये एंट्री कब बनी होगी? 31 दिसंबर 2015। नहीं, जो लाइसेंस खरीदा है कब खरीदा था भाई?
लाइसेंस वो कॉस्ट। तो हम लोगों ने दिसंबर परचेजिंग के टाइम जी जर्नल purchasing। एंट्रीज 2 बनानी है, हालांकि बीच में बहुत सारी रिवैल्यूएशन का एंट्रीज बनी बता है। रहा था। बीच में हर साल क्या रिकॉर्ड हुआ होगा? amortization हाँ, लेकिन वो आपको नहीं रिक्वायर्ड है, आपको सिर्फ क्या बताना है, प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द फ्रेंचाइज लाइसेंस कॉस्ट। फ्रेंचाइज कब खरीदा था, लाइसेंस कब खरीदा था? Jan 1 को समझ गया। तो उस वक्त क्या एंट्री बनी होगी? जैन 1 को क्या एंट्री बनी होगी 2011 में? License debit लाइसेंस डेबिट डेबिट और कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट कितने से? 52 लाख 5.2 मिलियन 5.2 मिलियन। इमरान माइक बंद कर दें। लाइसेंस डेबिट कैश क्रेडिट जी, लाइसेंस डेबिट कैश क्रेडिट जी कितने से? 5.2 मिलियन 5.2 मिलियन। सर जी सर इसमें जो क्या नाम है ये हम केस में देते हैं सो तो हम दोनों ये करते थे अकाउंट्स पेबल क्रेडिट करते थे सर। देखो आसिफ क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बोलो सवाल। आपने पता नहीं नेट आपका इशू कर रहा था शायद, क्या है दोबारा बोले। ये कहना सर मैं ये जरूरी कह नहीं कहना कैश पे हो अकाउंट पेबल भी हो सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल जब कोई हम पता नहीं। वो हाँ हाँ क्वेश्चन जब यार साइलेंट उसका होता है तो मसला हम नहीं अकाउंट्स होता, पेबल लेते हैं। उसका मसला नहीं है। क्वेश्चन साइलेंट हो, कैश दिखा दो, बैंक दिखा दो, अकाउंट पेबल दिखा दो, मसला नहीं है। कैश दिखा दो, बैंक ठीक है दिखा दो, अकाउंट पेबल, मसला नहीं है, वो एक्सेप्टेबल होता है। राइट, ठीक है ठीक है, ठीक है एक्सेप्टेबल होता है। अच्छा आगे आ जाए, ओके सारे एक्सेप्टेबल है। अच्छा अब आगे आ जाए, दिसंबर 31 2015 कितने साल गुजर गए? 4 साल 5, 11 12 13 14 15 जैन 1 को लिया 5 था, साल हो 11 भी पूरा है, 5 साल जी हो गए। सर जी सर पूरे मार्केट 5 वैल्यू साल। ऑफ द लाइसेंस वाज 30 लाख, कितनी वैल्यू हो गई? 30 लाख की होगी। कंपनी डिसाइडेड टू रीवैल्यू द लाइसेंस। आपको रिवैल्यूएशन की एंट्री बनानी है, रिवैल्यूएशन ऑफ द लाइसेंस Yes, बोला, sir. एंट्री बनानी है। Yes, sir. अच्छा ये बताएं, वंस अपॉन अ टाइम की लाइसेंस कितने का लिया था कॉस्ट? 52 लाख का, फिर हम 52 लोग लाख कितने साल 5 गुजर लाख चुके 5 हैं? साल की डेप्रिसिएशन। 5 साल जी गुजर 5 है। साल की एमोर्टाइजेशन क्या करूंगा? माइनस, Yes, लेस करेंगे ना सर। माइनस करूंगा ना। इनका तरीका क्या है, कैसे एमोर्टाइज करते हैं? 26 लाख रुपए माइनस कर देंगे। 26 लाख रुपए, क्योंकि 52 लाख को डिवाइड करेंगे 10 साल पे, तो पर ईयर एमोर्टाइजेशन, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 5 साल। तो आपके पास 26 लाख रुपए 5 साल की क्या आ गई? एमोर्टाइजेशन। और 10 साल की लाइफ थी, 5 साल गुजर गए, तो डेफिनेटली 50% एमोर्टाइज हो गया, स्ट्रेट लाइन था, और 50% बच गया। तो आज कितनी कैरिंग वैल्यू आपकी बुक में आ रही होगी इसकी? 26 लाख 26 लाख ठीक है, 26 लाख रुपए कैरिंग वैल्यू। मार्केट में कितने का हो गया लाइसेंस? 30 लाख 30। अब कितने से सरप्लस आ रहा है? 4 लाख रुपए की एंट्री बनेगी सर। अब 4 लाख से दोनों पॉसिबल वे हैं, या तो क्योंकि एमोर्टाइजेशन तो अच्छी खासी मौजूद है, हम चाहे तो 4 लाख रुपए एमोर्टाइजेशन को रिवर्स करके किसको बढ़ा दें, किसको सॉरी रिकॉर्ड कर दें, बढ़ाना नहीं, किसको रिकॉर्ड कर दें? रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन। या हम चाहे तो डायरेक्ट एसिड को बढ़ा के किसको क्रेडिट कर दें? रिवैल्यूएशन ठीक है, दोनों एक्सेप्टेबल आपके वेज मौजूद हैं। मैं चले दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे। फेयर वैल्यू 30 लाख है, हमारी बुक में वैल्यू 26 लाख है आज। तो कितना सरप्लस आ गया इसमें हमारे पास? 4 लाख 4 लाख। रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व।
सर आपकी आवाज चली गई बिल्कुल, आवाज नहीं आ रही? आप कुछ बोल नहीं रहे थे। हाँ हाँ ओके so- सर। अच्छा भाई, अच्छा अब इधर आ जाए। अब ये एंट्री कौन सी तारीख को बनेगी? एक एंट्री तो Jan 1 को बनाई है और एक एंट्री 2015। हाँ, हमें बाकी ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड नहीं थी, बीच में जो कुछ एमोटाइज होता रहा। अब 4 लाख रुपए से लाइसेंस को डेबिट करके रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी क्रेडिट कर सकते हो, और चाहो तो लाइसेंस को डेबिट करने के बजाय हमारे पास 4 लाख से बहुत ज्यादा वैल्यू का क्या मौजूद है, amortization. हाँ, तो और करके इसको ऐसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो कि 4 लाख रुपए से किसको रिवर्स कर दो, Accumulated or amortization. डेबिट और Revaluation reserve 4 लाख. ठीक है, ये दोनों तरीके कबूल है। तो ये सिंपल सवाल 10 नंबर का था पेपर में, अगर आप देखें इसमें कुछ भी नहीं था, और इसमें हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट थी। पहली रिक्वायरमेंट थी 4 नंबर के लिए, आप देख सकते हैं उसमें क्या पूछा था, लाइसेंस कॉस्ट। उसने Cost. डेटा दिया था, कुछ रेलिवेंट थी, कुछ इरेलीवेंट चीजें थी। रेलिवेंट को हमने लिया था, इरेलीवेंट को हमने इग्नोर किया था। लाइक इसमें रिकरिंग कॉस्ट थी हर साल की, वो नहीं ली हमने। इसके अलावा ट्रेडिंग कॉस्ट हमने नहीं ली। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट थी लाइसेंस की एंट्री, वो बना दी। एक और रिक्वायरमेंट थी कि आपने रीवैल्यूएशन जो है वो लाइसेंस की जो की है उसकी एंट्री बना दे, वो भी हमने बना दी। फरहानुर रहमान, कोई सवाल है आपका? जी सर। सर ये इसमें भी क्या फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल वाली चीज है कि जिसमें हम ये एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन जो है वो डेबिट कर रहे हैं और एक में हम लाइसेंस डेबिट कर रहे हैं, जी तो बिल्कुल ये है, मैंने मॉडल पे डिपेंड करता है या? बिल्कुल बिल्कुल मॉडल पे डिपेंड करेगा। नहीं ओके मतलब सर। रिवैल्यूएशन मॉडल में तो दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है, लेकिन कॉस्ट मॉडल पे तो रिवैल्यूएशन हो ही नहीं सकती। अच्छा, ठीक है, तो सर ये एक में हमारा मतलब ये लाइसेंस बढ़ रहा है ना, जी बिल्कुल। और दूसरे में हम लाइसेंस की कॉस्ट को वैसा ही रख रहे हैं और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। उससे भी लाइसेंस बढ़ जाएगा। जब मैं एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन कम करूंगा तो एसिड बढ़ नहीं जाएगा मेरा खुद ब खुद ही। जी जी। दोनों तरीके सही हैं, एक ही बात है। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, देखिए इस वक्त। वालेकुम सलाम आसिफ भाई। अच्छा 1 मिनट अजान हो रही है स्टूडेंट्स, होल्ड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अजान हो गई है। छोटा सा एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. अच्छा, ये बहुत सिंपल सवाल है। जी सर। डायरेक्टर्स ऑफ एबीई भी पास पेपर का सवाल है, 5 नंबर का।
Directors of ABC company identified the necessity of expenditure to harmonize the production process for better efficiency. During the year, the company incurred expenditure of rupees 2 million on a new production process, out of which 1.5 million was incurred till June 1, 2013, and rupees 500,000 were spent after June 1, 2013 till June 30, 2013. यानी आपने टोटल 20 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें से 15 लाख रुपए आपने जून 1 तक खर्च किए और 5 लाख रुपए जून 1 से जून 13 के दरमियान, जून 30 2013 के दरमियान. On June 1, 2013, the company was able to demonstrate that new production criteria process meet for recognition as an intangible asset. उसके बाद एक इंफॉर्मेशन और दे दी, रिकवरेबल अमाउंट उसकी है 8 लाख रुपए. पहला सवाल 3 नंबर के लिए, एडवाइस whether all expenditure shall be treated as expense in profit and loss. क्या पूरे 20 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और एज इंटेंजिबल एसेट या पूरे 20 लाख रुपए एसेट में जाएंगे? एंड इन केस एनी इंटेंजिबल एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड, व्हाट शुड बी द अमाउंट एट विच सच इंटेंजिबल एसेट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड. तो क्या करें, तो ये बताएगा क्या होना 8 चाहिए? लाख रुपए ले लेंगे ना, जी क्राइटेरिया जो है ना वो 8 लाख रुपए लेंगे ना सर. नहीं, 8 लाख तो रिकवरेबल अमाउंट है. सर 5 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. आप इधर देखिए, आपने जो 20 लाख रुपए खर्च किए उसमें से आपके 15 लाख रुपए जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो 15 लाख रुपए जो है ना कहाँ चले जाएंगे? रुपीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1.5 बिलियन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस. वो प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो जाएगा. मतलब चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस से क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसको कौन सर ये सा? कैसे पता चला कि 15 लाख एक्सपेंस आउट. अच्छा ये बताओ, क्राइटेरिया कब मीट हुआ है रिकॉग्निशन का? जून 1 को. और जून 1 तक कितने खर्च हो चुके थे? 15 लाख, 5 लाख बचे जी. और ये बता भी रहे खुद ही कि 5 लाख रुपए कब खर्च किए? जून 1 से जून 30. तो जब क्राइटेरिया मीट होगा उसके बाद की कॉस्ट कैपिटलाइज होगी या उससे पहले की होगी? उसके बाद की. आई बात समझ में? सॉरी जून 1 के बाद. जी. अच्छा अब इधर देखिएगा, कितने लाख रुपए का एसेट रिकॉर्ड होगा? 5 लाख. इंटेंजिबल एसेट पूछा था ना, कितने का रिकॉग्नाइज होगा, बता दें. एनी इंटेंजिबल एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड, व्हाट शुड बी द अमाउंट एट विच इंटेंजिबल एसेट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड. तो रुपीज 500 टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट, राइट? ये इंटेंजिबल एसेट क्या है, कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. यस. अच्छा अब आ जाए, पहला सवाल तो मुकम्मल हो गया. 20 लाख रुपए की बाइफिकेशन बता दी. 20 लाख में से एसेट में कितना गया? 5 लाख. बाकी 15 लाख रुपए कहाँ चार्ज हो गए? ठीक है. अगला सवाल बोल रहे हैं आपको, एक्सप्लेन व्हेन एनी इम्पेयरमेंट प्रोविजन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाई इन दिस केस इफ एनी इम्पेयरमेंट प्रोविजन इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड. IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट पढ़ा दिया था मैंने आपको. यस सर. अच्छा उसमें हम क्या करते थे, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू कितनी है मेरे एसेट की? मैंने एसेट कितने पे देखो? 5 लाख. 5 लाख. 5 लाख. 20 लाख तो नहीं है? नो सर. हाँ मैंने एसेट को रिकॉग्नाइज किया 5 लाख रुपए पे अपनी बुक में, ये डेबिट किया इंटेंजिबल एसेट. 15 लाख तो एक्सपेंस हो गए थे. कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करते थे? नहीं भाई, रियलाइजेबल रिकवरेबल अमाउंट. रिकवेबल अमाउंट से कंपेयर करते थे, कैरिंग वैल्यू वर्सेस रिकवेबल अमाउंट. ठीक है. तो रिकवेबल अमाउंट में दो चीजें देखेंगे. रिकवरेबल अमाउंट कितनी मौजूद है? 8 लाख रुपए. ठीक है. अब ये बताइए कि इज देयर एनी इम्पेयरमेंट?
नो सर, नहीं है मेमन भाई, इम्पेयरमेंट नहीं है। नहीं सर। वजह? सर क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है। वेरी गुड। इफ द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट देन इम्पेयरमेंट लॉस होता है। बिकॉज कि यहाँ पे अगर कैरिंग वैल्यू 10 लाख होती, सपोज वो कहते हैं कि 20 लाख में से 10 लाख जो है ना वो क्राइटेरिया मीट होने से पहले का है और 10 लाख क्राइटेरिया मीट होने के बाद का है, सपोज कर रहा हूँ। तो फिर हम क्या करते कि वो 10 लाख रुपए को एक्सपेंस आउट करते और 10 लाख रुपए का एसेट रिकॉर्ड करते। अगर 10 लाख का एसेट होता, रिकवरेबल अमाउंट 8 लाख रुपए होती, तो फिर कितना इम्पेयरमेंट लॉस होता? 2 लाख रुपए। जी। अब यहाँ पे 2 हम लिख लाख। सकते हैं, अभी तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप चाहे तो लिख दीजिएगा कि सिंस कैरिंग वैल्यू इज लेस एज कंपेयर टू रिकवरेबल अमाउंट, सो देयर वुड बी नो इम्पेयरमेंट लॉस, राइट? सर 15 लाख रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम ले लेंगे जी। तो पीएल स्टेटमेंट की तो धज्जियां उड़ जाएंगी सर। असल में देखिए क्या इन्वेस्टर तो करें, इन्वेस्ट नहीं करेगा। नहीं देखिए क्राइटेरिया मीट ही नहीं हुआ, क्या करें? जब क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने जाना है। आईएएस का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपने रिकॉर्ड करना है। और ये देखिए ये एग्जांपल इन्होंने सवाल में बना के दिया है, लेकिन बात वही है, नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अमाउंट कम होती है और किसकी ज्यादा होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रिवर्स है। तो अब आप देखिए, मैं एक फाइल आपको शेयर भी करता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। मैं आपको इसका सवाल भी, ये देखिए ये मैंने शेयर किया है, इधर देखिएगा, ये फाइल नजर 1 मिनट आसिफ भाई, इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, जो आईसीएमए के पास पेपर का आंसर है। नजर आ रहा है ये आपको? देखिए नजर आ रहा है? यस सर। ये आईसीएमए के पास पेपर का जवाब है। क्या लिखा है उन्होंने, पढ़िएगा। Since the recoverable amount. नहीं, ऊपर पढ़े टोटल, आसिफ भाई। टोटल एक्सपेंडिचर 20 लाख, एक्सपेंडिचर जी इनकर्ड सर। बिफोर मीटिंग रिकॉग्निशन 15 लाख, आफ्टर मीटिंग 5 लाख, एक्सपेंडिचर बिफोर मीटिंग चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, वाइल एक्सपेंडिचर इनकर्ड आफ्टर मीटिंग चार्ज या रिकॉग्नाइज 5 लाख रुपए इंटेंजिबल एसेट। यही मैंने लिखा था वहां पे शॉर्टकट में। यस सर। सर एग्जैक्टली आपने सही लिखा है। मैं बाय रूल्स या हाँ, बाय वो आईएएस रूल्स नहीं, को कंप्लेन नहीं कर रहा। आप मटेरियल इमटेरियल की बात कर रहे हो, वहां पे आप कहना चाह रहे हैं ना, मैं समझ गया। असल में सर बात प्रॉब्लम वही है। यही है ना कि अगर लिमिटेड कंपनी में हम देखते हैं तो हाँ लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग हो रही होती है, हाँ, तब देखा जाता है कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी पीएल क्या चल रही है। समझ गया मैं। जब 15 लाख को लॉस होगा और कम हो जाएगा प्रॉफिट ऑलरेडी, तो फिर इन्वेस्टर इन्वेस्ट थोड़ी करेंगे उसमें फिर। जाहिर सी बात है, लेकिन ये तो मसला है कि उस कंपनी का अपना मसला है ना। अब ये तो मैं आपको बता दूं, ये डमी सवाल है, ठीक है। और नॉर्मली सवाल बनाने वाले ने इसमें क्या ठीक है किया सर। कि एक मेजर पार्ट रेवेन्यू एक्सपेंस दिखा दिया, माइनर सा पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया। मतलब 20%, सॉरी 25%, 20 लाख का 25% 5 लाख। नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन पे बड़ा पार्ट किस तरफ होता है, ज्यादा पैसा कहाँ लग रहा होता है, किस साइड पे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। तो कैपिटल। बस यही है। बाकी देखिए आखिरी से उन्होंने ये लिखा है, मैंने कैलकुलेशन दिखाई थी, सिंस द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट इज मोर देन कैरिंग वैल्यू, तो ये कह रहे हैं कि देयरफॉर एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्चुअल कॉस्ट, हैड रिकवरेबल अमाउंट बी लेस द कैरिंग वैल्यू देन इम्पेयरमेंट बनता। ठीक है भाई, अगर रिकवरेबल अमाउंट कम होती, कैरिंग वैल्यू ज्यादा होती, तो या कैरिंग वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है देयर वुड बी नो इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, अब इसमें आप लोग स्टूडेंट्स, सर एसेट आपका 5 लाख रुपए का ही रहेगा ना अभी? बिल्कुल 5 लाख का ही रहेगा। अच्छा ये देखें, ये सर वाला अगर इसमें अमोर्टाइजेशन का सीन होता तो तब उसकी कैरिंग वैल्यू चेंज हो जाती ना, अमोर्टाइजेशन बिल्कुल माइनस कर देते। बिल्कुल हो जाती। अच्छा ये देखें, ये अभी जो मैंने क्वेश्चन 5 करवाया था उसका हमारे सोल्यूशन का आंसर देखें, नजर आ रहा है आप लोग को आईसीएमए का सोल्यूशन का आंसर? 52 लाख रुपए हमने भी निकाले थे, यस सर। फिर उसके बाद 4 लाख रुपए का सरप्लस निकाला था हमने भी। अब अच्छा मेमन भाई, आप पेबल क्रेडिट करवा रहे थे, मैंने कैश क्रेडिट किया था, इन्होंने किसको क्रेडिट किया हुआ है? सर बैंक को। ठीक है, सारे तरीके जायज है, कुल्लू जायज। यस सर। फिर उन्हें 26 लाख रुपए से जो है ना वो, अच्छा इन्होंने तो पूरे 26 लाख को ही रिवर्स कर दिया। ठीक है, एसेट को ये बिल्कुल उसको नेट पे लेकर आ गए। ये जरूरी नहीं था कि हम ऐसा भी कर सकते थे, इन्होंने ऐसा नहीं, ऐसा भी किया है, इन्होंने पूरा 26 लाख का रिवर्स कर दिया। समझ रहे हैं आप? 26 लाख का क्या रिवर्स कर दिया?
accumulated तो और पावर में से 26 लाख amortization। रुपए से एसिड कम हो गए, एसिड 26 लाख पे आ गया खुद ही। सही। ये इन्होंने नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड कर दिया NRVM। इन्होंने एसिड को फिर 4 लाख से बढ़ा के सरप्लस क्रेडिट कर दिया। बहरहाल वो सारे तरीके जायज हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा भैया एक बात सुन लें कि मैं दोबारा आपको हैंड आउट अभी शो कर देता हूँ, बल्कि स्क्रीन पे आ ही रहा है, इधर देखिएगा, एक मिनट। स्क्रीन पे अभी इस वक्त क्या नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये देखें, ये हैंड आउट जो मैं आपको भेजूंगा ना, वो जरा एक नजर देख लें। बस एक सवाल रह गया हैंड आउट में, कैसे? ये देखें, ये डेफिनेशन सारी हो गई। पहला सवाल करवा दिया मैंने, टैक्सी, ये 10,000 लाइसेंस वाला। नंबर 2 रहता है बस, ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है, अच्छा सवाल है, ये मैं इंशाल्लाह क्लास में करवा दूंगा। 3 मैंने करवा दिया है अभी, ABC कंपनी। 4 जो है ये पास, 3 भी पास पेपर का है, 4 भी पास पेपर का है, ये थ्योरी है। What are the criteria for recognition of intangible asset arising from development? 6 पॉइंट, ये है 6 नंबर का सवाल। क्वेश्चन 5 मैंने करवा दिया अबरार वाला। क्वेश्चन 6 दोबारा 6 पॉइंट, डिस्कस द रिकॉग्निशन यार्डस्टिक्स फॉर इंटेंजिबल एसेट। ये मैंने नहीं अभी आपको डिस्कस किया था जब सामने सॉल्यूशन रख के, वो क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन था। यहाँ 8 नंबर का सवाल है, और ऊपर ये सवाल पहले 6 नंबर का, इसलिए यहाँ सिर्फ पॉइंट लिखने डेवलपमेंट के। क्वेश्चन 4 में सिर्फ किसके पॉइंट लिखने? इसका माइक है काइंडली। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ किसके 6 पॉइंट लिखने हैं क्वेश्चन 4 में? सर डेवलपमेंट कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करने के कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन यहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट दोनों के बताने थे, दोनों के बताने में, तो इसलिए 8 नंबर थे। ठीक है, तो भाई एक सवाल रह गया है, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में करवा दूंगा। ये वाला हैंड आउट, आज का लेक्चर, आज की 3 रिकॉर्डिंग है। पिछली क्लास का हैंड आउट तो दे दिया था, पिछली क्लास का लेक्चर और उसकी रिकॉर्डिंग, ये सब चीजें इंशाल्लाह तकरीबन थोड़ी देर में, मतलब आफ्टरनून में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप लोगों को सेंड कर दूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नमाज का टाइम भी हो रहा है, आप लोग भी नमाज पढ़ें। सर एक चीज बता दीजिएगा यार मेरे यहाँ नमाज बिल्कुल 2-4 मिनट रह गए, बोलो। सही है। सर वो आपने जो है वो कल के जो है ना वो क्लास का वो भेज देगा PDF बोल दिया इन्वेस्टमेंट का। मेमन, क्या बोल रहे थे, बोलो। हाँ, और इसका पूरा हैंड आउट भेज देगा इंशाल्लाह। क्लास में पूछ लूंगा। बड़ा सवाल है कोई? थैंक यू सर। नहीं दबरा नहीं है सर। अच्छा, क्या पूछे, जल्दी बोलो। शुक्रिया वैसे सर। एक जनरल क्वेश्चन था कि जो IAS जो हमारे पास है ओरिजिनल में सर, वो बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं ना, बिल्कुल। तो सर ये इसके साथ में चलना है या फिर जो आप करवा रहे हो सर यही काफी है? मतलब अब ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं? यस सर। देखिए, ओरिजिनल स्टैंडर्ड से पढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है, इस लेवल पे उतना टाइम भी नहीं होता। तो तरीका यही होता है कि आप समरी पढ़ रहे होते हैं स्टैंडर्ड्स की, ये हम जो पॉइंट कवर कर रहे होते हैं ये समराइज भी होता है। तो इसके लिए अगर आपको बुक से भी मैंने आपको कहा है, रेफर किया है खास तौर पे। वैसे तो हमारी अपनी भी फोकस स्टडी मटेरियल वेबसाइट पे मौजूद है, आप उसको भी फोकस कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि आपका जो वो है अपना क्या कहते हैं F7 ACCA, वो काफी हद तक आपका 90-95% आपका कोर्स वहां से मैच होता है, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आप देखें बुक में स्टडी टेक्स्ट जो उनका होता है वो ऑलमोस्ट कवर कर रहा होता है उस IAS के जो है ना समराइज फॉर्म में जाके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड से पढ़ना इस वक्त पॉसिबल नहीं होता। इज दैट क्लियर? ओके ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।